आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया 31 जनवरी को। और इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण के क्या प्रमुख पहलू रहे हैं, इनके बारे में देखना जरूरी है। अब तक आपने काफी सारी चीजों को देखा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो देखना और समझना चाहिए कि एग्जाम के परिदृश्य आपकी परीक्षा के लिए क्या जरूरी है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने के पश्चात आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से पहलू हैं जिस पर आपको यहाँ पर नजर रखनी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परीक्षा उपयोगी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। क्या फैक्ट है, क्या जानकारी है, यही हमें यहाँ पर आपको समझना है। आर्थिक सर्वेक्षण जब भी आप पढ़ें तो इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि यहाँ पर आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इकोनॉमी की एक बेहतर समझ आपको जरूर होनी चाहिए। तो चलिए आइए समझते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में इस बार क्या प्रमुख रहा है और क्या क्या जानकारी यहाँ पर, क्या क्या सरकार के यहाँ पर भविष्योन्मुख जो एक डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, पिछले एक साल में किस तरीके का एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भारत में हुई है, उनके बारे में यहाँ पर क्या कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डेटा हम देखेंगे जो पिछले एक साल में भारत की अलग अलग चीजों को लेकर एक वृद्धि, एक ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है, उसके बारे में। देखिए यहाँ पर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लें। एक राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, सेवाएं, औद्योगिक वृद्धि, जीडीपी वृद्धि, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार, इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर एक एस्पेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए हमेशा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो रिसेंट के डेटा को ध्यान में रखकर पूछा जाता है, और रिसेंट का डेटा कहने का मतलब है 2021-22 और 22-23 की डेटा को आपको यहाँ पर कंपैरिजन में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि राजकोषीय घाटे को लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि 2021-22 में ये 6.7% और 2022-23 में ये 6.4% यहाँ पर बताया गया है कि अनुमान रहे हो सकता है। यह अनुमान बताया गया, ये आपका अभी पूरी तरीके से एग्जैक्ट डेटा नहीं है, यह अनुमानित यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो इसके आधार पर 6.7% 2021-22 का, जबकि 6.4% 2022-23 में राजकोषीय घाटा होने का अनुमान इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर मुद्रास्फीति को देख सकते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों के बारे में डेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021-22 में ये 5.5 था, तो वहीं 2022-23 में इसके 6.8% रहने के अनुमान है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक को अगर हम देखें तो ये 13% जहां 2021-22 में था, वहीं 11.5% रहने के अनुमान है 2022-23 में। विदेशी मुद्रा भंडार को भी देखा जाए तो यहाँ पर 2021-22 में 607 करोड़ रहा, 607 बिलियन डॉलर रहा, वहीं पर 563 बिलियन डॉलर आपका 2022-23 में रहा। इसी के दौरान आप जीडीपी वृद्धि दर को भी देख लीजिए, जो कि स्थिर मूल्य पर यहाँ पर दर्शाया गया है। तो 2022-23 के लिए इसे 7% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को दर्शाया गया है, जबकि यहाँ पर 2023-24 के लिए 6% जीडीपी ग्रोथ रेट को दर्शाया गया है, अनुमानित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कृषि और संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें भी आप देखिए 2021-22 के संदर्भ में यहाँ पर ये 3%, जबकि 2022-23 के संदर्भ में से 3.5% के संदर्भ से यहाँ पर आपको डेटा दिखाया गया है। ये सभी डेटा अनुमानित है, एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी तरीके से सेवा को लेकर अगर आप देखें तो सेवाओं के में हम यहाँ पर ग्रोथ एक दिखाई दे रही है। 2021-22 में से कहा गया कि 8.4% था, जो कि 22-23 में से 9.1% रहने के यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। इसी तरीके से औद्योगिक वृद्धि दर को भी देख सकते हैं, जो मूलभूत कीमतों पर है, सकल मूल्य वृद्धि को दर्शाती हुई। तो ये आप 2021-22 में आप देख सकते हैं 10.3% था, जो 2022-23 में 4.1% हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी यहाँ पे जो डेटा है अलग अलग सेक्टर को लेकर के, वो यहाँ पर आपको फर्स्टली हमने यहाँ पर देख लिया है। अन्य जानकारी यहाँ पर क्या है वो भी आपको चलिए बता देते हैं। सबसे पहली चीजें देखिए आपकी जीडीपी के बारे में, यहाँ पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जैसा हमने देखा 9.1% रहने का अनुमान जताया गया है। सेवा क्षेत्र में 7.1 अमेरिकी अरब डॉलर के एफडीआई की इक्विटी का संग्रह हुआ है। सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण को लेकर के देखा जाए तो 21.3% यहाँ पर सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण बढ़ा है, और आईटी बीपीएम राजस्व में करीब 15.5% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। इसके अलावा जैम के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए की मूल्य की यहाँ पे एक वार्षिक खरीद यहाँ पर डेवलप हुई है पिछले एक साल में। भारत में वित्त वर्ष 2021 के चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में पूरी दुनिया के शीर्ष 46 में से 10वें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी है। और
भारत में फिनटेक अपनाने की दर 87% है, जबकि वैश्विक औसत यहाँ पर 64% है। तो यहाँ पर तेजी से यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको बढ़ी है। सेवाओं के क्षमता के स्रोतों के बारे में भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको डेटा दिखाया गया है कि वित्त वर्ष 23 में यहाँ पर सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2022 से देखा जाए तो पीएमआई सेवाओं में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है। 10 जुलाई से लेकर के 22 के बीच सेवा के क्षेत्र में क्रेडिट ग्रोथ में 15% से अधिक वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की जा चुकी है और 2027 तक भारतीय ई वाणिज्य बाजार का लगभग 2/3 हिस्सा फैशन, किराना और सामान्य वस्तुओं की तरफ यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। इन सेक्टर में भारत में सबसे ज्यादा आपको ई वाणिज्य आपको डेवलप हुआ है। सेवाओं को लेकर के यहाँ पर एक डेटा भी आपको दिखाई दिया है जो कि यहाँ पे ग्रोथ रेट के संदर्भ में मूलभूत कीमतों पर है। इसको हमने पहले भी देखा कि 2021-22 में ये 8.4% जहां पे अनुमान जताया गया है, वहीं 2022-23 में इसके बढ़ करके 9.1% रहने के अनुमान व्यक्त किए गए हैं। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भविष्य की तैयारी को लेकर भी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि ऊष्मीय विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी में एक वृद्धि देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के द्वारा 2030 तक न्यूनतम 5 MMT प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता को हासिल किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भी यहां पर आपको जारी किए जाएंगे ताकि यहां पर एक ग्रीन एनर्जी को यहां पर बढ़ाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ यहां पे देखिए भारत पिछले एक दशक में औसतन वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है और इसमें यहाँ पे तीसरे स्थान पर है। ये भी आपको बताया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में। भारत में करीब 75 रामसर स्थल हैं। मैंग्रोव क्षेत्र में 364 वर्ग किलोमीटर की भी वृद्धि हुई है। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पसंदीदा जो गंतव्य देश है, 7 वर्षों में भारत 78.1 अरब अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर इसमें निवेश किया गया है। भारत को एक स्वतंत्र ऊर्जा राष्ट्र बनाने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का यहां पर शुभारंभ किया गया। इसके साथ साथ हरित परियोजनाओं में वित्तीय प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करीब 50% बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भी यहां पर संशोधित किया गया है। तो देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वो यहां पर आपको दिखाया गया है। इसके अलावा भारत में देखा जाए कृषि से सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आने जो पिछले एक दशक में यहाँ पे जो सुधार हुए हैं, जो चीजें यहाँ पर भारत में डेवलप हुई हैं, जैसे कि भारत का जो अनाज उत्पादन रहा है 2021-22 में रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक यहाँ पर पहुंच गया है। 2021-22 में रिकॉर्ड 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का भी यहां पर उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए करीब 20,050 करोड़ रुपए के खर्च का यहां पर प्रावधान किया गया। इसी तरीके से 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज यहां पर बांटा गया। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है और कृषि अवसंरचना के लिए करीब 13,681 करोड़ रुपए यहां पर मंजूर किए गए। इन ऐप पोर्टल के माध्यम से 1.7 करोड़ से अधिक किसानों और 2.3 लाख व्यापारियों को यहां पर पंजीकृत किया गया है। और भारत में देखा जाए तो मोटा अनाज मूल्य श्रृंखलाओं में करीब 500 से अधिक यहां पर स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं। कृषि में यहां पर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक के प्रावधानों को भी यहां पर शामिल किया गया है, जिसमें 2018 से किसानों को सभी जरूरी फसलों के उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण में यहां पर वृद्धि की गई है। कम से कम देखा जाए तो 1.5 गुना यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड कराया गया है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण में वृद्धि की गई है। 2021-22 में भारत में 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता भी इस दौरान यहां पर आपको प्रदान की गई है। इसके अलावा AIF के अंतर्गत फसल कटाई के बाद समर्थन परियोजनाओं सामुदायिक खेती के लिए 13.68 करोड़ रुपए की यहां पर वित्तीय सहायता भी आपको दी गई है। इसके अलावा
राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना इनैम के तहत 1.74 करोड़ किसानों को 2.39 लाख व्यापारियों को इसमें शामिल किया गया है। ये ग्रोथ रेट एक आपको दिखाई गई है कृषि के सेक्टर से रिलेटेड, आप इसे देख सकते हैं। कृषि जीबी अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड में फसल क्षेत्र का अभी तक का प्रमुख योगदान, पशुधन क्षेत्र भी यहाँ पर आपको तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आपको है, एक यहाँ पर ब्लू है जिसको हम फॉरेस्ट्री और लॉगिंग को कहते हैं, लाइवली स्टॉक है जो को हम यहाँ पर आपको ग्रीन वाले में देख सकते हैं, और क्रॉप्स को हम यहाँ पर ये आपको जो एरो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसके संदर्भ में देख सकते हैं। तो ये जो डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 19-20 और 20-21 का मोस्टली यहाँ पर दिया गया है। इस डेटा में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रोथ रेट है वो लगातार लाइवली स्टॉक में यहाँ पर आपको बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम कृषि के सेक्टर्स को भी देखें तो यहाँ पर आपको जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है लगातार ये 55.1 और 55.8 के संदर्भ में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2022-23 और 1 जनवरी 2023 तक इतने लाख टन का खाद्यान्न का यहाँ पे आवंटन किया जा चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलोकेशन किया गया है 358.83 करोड़ रुपए। इसके देखा जाए तो यहाँ पर पीएम पोषण योजना के तहत आपको 600 कह सकते हैं कि करोड़ रुपए लाख टन यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा अनाजों के आवंटन को लेकर के लगातार यहाँ पर पोषण सुरक्षा को लेकर के, इसके अलावा कॉस्ट कह सकते हैं कि कोविड एलोकेशन को लेकर के और वेलफेयर यहाँ पर मेजर्स जो भी हैं उन सब के लिए यहाँ पर आप देखिए तो एक कितना टन का उत्पादन किया गया है और कितने यहाँ पर कह सकते हैं कि कितने सीरीज में यहाँ पर इसको आवंटन किया गया है, वो सारी चीजें यहाँ पर 1 बाय 1 करके वहां पर उन्होंने दिखाई हैं। तो ये आपको सरकार के द्वारा लगातार इन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को मतलब कि लोगों को खाद्यान्न के आवंटन लगातार किया गया है। कृषि में देखिए तो एक निजी निवेश की स्थिति को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है और इसके संदर्भ में यहाँ पर देखिए तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यहाँ पर निवेश की स्थिति, प्राइवेट सेक्टर की देखिए तो यहाँ पर जो निवेश है आप देख सकते हैं 2019-20 में यहाँ पर 7 से 9.3 तक यहाँ पर आपको पहुंच गई है। और वहीं पर अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की भी देखें तो ये कम से कम स्थिर रही है 4.3 तक यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कोविड के दौरान संकट प्रबंधन एवं स्वयं सहायता समूह के योगदान को भी यहाँ पर रेखांकित किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से। इसमें आप देख सकते हैं कि SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा मास्क के उत्पादन को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों समुदायों के द्वारा मास्क की पहुंच और उपयोग को सक्षम बनाया गया है। दीर्घकालीन ग्रामीण परिवर्तन के लिए संकटों के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप के लचीलेपन के प्रदर्शन को विनियमित करने की अभी यहाँ पर आवश्यकता है। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4 जनवरी 2023 तक 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन इसमें किया गया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यहाँ पर शुरू किए गए और 135 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों में यहाँ पर कल्याण केंद्रों में आगमन हुआ है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 31 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते भी खोले जा चुके हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण का एक अभिन्न अंग है और सरकार की प्रमुख प्राथमिकता के तौर पर किसी का साथ पीछे न छूटे के संदर्भ से या दृष्टिकोण से स्वास्थ्य देखभाल के आधारभूत सिद्धांत के तौर पर इसे प्रस्तुत किया गया है। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देना और इसके संदर्भ में सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। इसमें शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में यहाँ पर काफी कमी भी दिखाई गई है, जो कि यहाँ पर आप एक डेटा इसके संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं जो भी यहाँ पर आपको चलाई गई हैं अलग अलग समय काल में अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के, वो सारी यहाँ पर योजनाएं जो 2000 कह सकते हैं कि प्रमुख पहल है सरकार की, वो भी यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, HIV एड्स को लेकर है, सुमन है, ई संजीवनी ODP है, सांस है। तो यहाँ पर काफी सारी सरकार ने अलग अलग समय पे योजनाएं भी चलाई। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के माध्यम से राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अनुसंधान और विकास की चुनौतियों को यहाँ पर निपटा गया है। 6 जनवरी 2023 तक 220 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 97% लाभार्थियों को कोविड-19 के यहाँ पे टीके कम से कम 1 खुराक लगा दी गई है। 90% लाभार्थियों को दोनों टीके यहाँ पे लगाए जा चुके हैं।
कोविन के प्रणाली से संपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सरकार के माध्यम से यहाँ पे समाधान किया जा रहा है। और कोविन प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय या जिला स्तर पर वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की कोविड-19 टीके की बर्बादी को रोकने में भी यहाँ पे सहायता की है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो कोविड में जोखिम को कम करने, समर्पित कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था, ऑक्सीजन उत्पादन को 4,882 MT तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश में 4,135 PSA संयंत्रों की स्थापना भी की गई। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और सरकार ने मरीजों की देखभाल के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के संदर्भ में यहाँ पर अस्पतालों में 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की है। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ यहाँ पे प्लांट है यहाँ पे और कमीशन यहाँ पर कितने हैं। पीएम केयर्स के लिए 1225, सेंट्रल गवर्नमेंट 283 हैं, फॉरेन एड्स के तौर पर 53 हैं, स्टेट के तौर पे यहाँ पे 2574 हैं और टोटल 4135 यहाँ पर पीएसए प्लांट हैं, जिसमें से कमीशन 4127 हो चुके हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा के माध्यम से ग्रामीण जीवन के महत्वपूर्ण सुधारों की ओर संकेत किया गया है। इसमें कुल प्रजनन दर, ISMR, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण को उल्लेखनीय आपको प्रगति देखने को मिलती है। बच्चों में आय के अनुसार ऊंचाई के अनुसार वजन और उनके उम्र के अनुसार कम वजन की समस्या में भी कमी देखने को मिली है। साथ ही सरकार मिशन मोड में कार्यबल को नियोजन योग्य कौशल और ज्ञान के सुसज्जित करने के लिए भी यहाँ पर आपको प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इसके साथ ही NIP जो है एक व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर कौशल विकास पर यहाँ पर विशेष ध्यान केंद्रित करता हुआ दिखाई देता है। इसको लेकर के कुछ डेटा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक श्रम बल सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2019-2020 की तुलना में 2021 में युवाओं और कामगार आबादी के बीच एक औपचारिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार आता है। यहाँ पर डेटा दिया गया है कि 2017 और 2023 के दौरान 5 जनवरी 2023 तक PMKVY 2.0 के अंतर्गत 1.1 करोड़ व्यक्ति प्रशिक्षित इसके अंतर्गत किए गए हैं। 83% प्रमाणित हैं, 21.4% यहाँ पे व्यक्ति नियुक्त किए गए। कोविड के कारण 103 लाख प्रवासी मजदूरों को PMKVY के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 31/2022 तक 21.4 लाख प्रशिक्षुओं को उद्योगों के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2022 तक 91.7 लाख विद्यार्थियों को भी यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया। मानसिक अवसंरचना और रोजगार के संदर्भ में व्यापक एक व्यवस्था करती हुई दिखाई दी गई है, जिसमें 2023 से 2027 तक करीब 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का इसमें निर्माण किया जाएगा। इसमें IIT, IIM, IIIT की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई है। शहरी रोजगार महामारी पूर्व के स्तर तक के नजदीक पहुंचे हैं और EFO आधारित नेट पेरोल में वृद्धि यहाँ पर भी दर्ज की गई है, जो करीब 105.4 लाख है। इसके साथ साथ सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। 2022 तक देखें तो 26.5 करोड़ बच्चे स्कूल में नामांकित हुए। 19.4 लाख अतिरिक्त स्कूली बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नामांकित किया गया। इसके साथ साथ सभी स्तरों पर लड़के लड़कियों दोनों को स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का स्कूल नामांकन 22.7 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में ये 21.9 लाख था, जो कि 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात में लगातार सुधार किया जा रहा है और PM श्री योजना के तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित किया जा रहा है और 20 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 2014 में जो 9 थी वो 2022 में बढ़कर यहाँ पर 25 हो गई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो वित्त वर्ष 20 में यहाँ पर 3.9 करोड़ से बढ़कर 21 में 4.1 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 15 के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन की यहाँ पर 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वित्त वर्ष 2020 में करीब 1.9 करोड़ के से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में ये 2 करोड़ यहाँ पर हो गया है और 2020 में अगर देखें वित्त वर्ष में तो 7% और वित्त वर्ष 15 में ये 20% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा GER में देखा जाए तो वित्त वर्ष 21 में 27.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 20 में अगर देखा जाए तो 25.6% रही है। इसी तरीके से यहाँ पर पुरुषों के लिए यहाँ पे GER में देखा जाए तो 24.8% से बढ़ करके 21 में देखा जाए तो 26.7% हो गया,
जबकि महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो GER इसी दौरान 26.4% से सुधर कर 27.9% हो गया है। तो यहाँ पे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लगातार यहाँ पर एक ग्रोथ रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। लड़के लड़कियों के संदर्भ में यहाँ पे प्राथमिक स्कूलों में आप देख सकते हैं जो 2021-22 का यहाँ पर देखा जाए डेटा है 102.1 मिलियन, 103.4 मिलियन है, सॉरी कुल है। यहाँ पे देखा जाए तो लड़कियों के संदर्भ में है, ये लड़कों के संदर्भ में है। आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एवरेज यहाँ पे निकाला गया है। इसी तरह लड़के लड़कियों का यहाँ पर भी है जिसका एवरेज यहाँ पे निकाला गया है, और माध्यमिक स्कूलों में भी है, उच्च प्राथमिक में है और प्राथमिक स्कूलों में है। तो यहाँ पर आपका एक एवरेज आपको डेटा भी यहाँ पर वो दिखाई देता है, जो कि देखा जाए तो यहाँ प्राथमिक स्कूलों में जहाँ पे 103.4 है, उच्च प्राथमिक में 94.7 है, वहीं माध्यमिक स्कूलों तक यहाँ पे संख्या 79.6 है। तो ये संख्या आपको लगातार घटती जरूर है, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे लगातार इसमें पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि भी आपको देखी जा रही है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो 1.5 है प्राथमिक विद्यालयों में, 3 है यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, और 12.6 है आपको प्राथमिक स्कूलों में आपको दिखाई देती है। यहाँ पर जहाँ पर लड़के और लड़कियों में दोनों का ग्रोथ रेट बहुत, ड्रॉप आउट रेट 1.4 1.6 है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में देखें 3.3 to 2.7 बताया गया है, और यहाँ पर देखा है 12.3 और 13% है यहाँ पर आपका जो ड्रॉप आउट है आपको 2021-22 में वो आपको इसमें डेटा में दिखाया गया है। इसके साथ साथ स्कूल अवसंरचना में भी लगातार आपको सुधार देखने को मिला है, जिसमें शौचालय की व्यवस्था है गई, पुस्तकालय, वाचनालय, रीडिंग कॉर्नर, विद्युत, स्कूल चिकित्सा, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि जैसी सुविधाएं यहाँ पर आपको लगातार आप कंपैरिजन वे में देखेंगे तो सभी में आपको एक सुधार देखने को मिलता है। 97.3 से 97.5 हुआ है, 96.2 से 69 यहाँ पे जरूर आपको हो गया है, 91 से यहाँ पे 93, 85 से 87, 86 से 89, 50 से 54, और 41 से 57 और 24 से 33 हुआ है। यहाँ पर भी आपको 96 हो ही होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखा जाए ये आपको स्थिति एक देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन की स्थिति भी आप देख सकते हैं, 2019-20 में 3.9 थी, वहीं 2020-21 में ये 4.1% हुई है। उसी तरह उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन में भी लगातार आपको पुरुष 2020-21 में देखा है 2.1 रहा है, महिला 2.0 रही है, और वहीं पर कंपैरिजन में 4.1% रही है। इसके साथ साथ बेरोजगारी दर में 2018-19 में 5.8% से गिरकर 2020-21 में ये 4.2% तक आ गई है, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% रही। महिलाओं के लिए कार्य के माप का दायरा विस्तारित करने की यहाँ पर आवश्यकता है। इस श्रम पोर्टल पर 28.5 करोड़ असंगठित श्रमिक मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और 2019-20 के मुकाबले 2021 में स्वरोजगार वाले लोगों का हिस्सा यहाँ पर बढ़ा है। इसके अलावा EPFO के तहत शुद्ध औसत मासिक सब्सक्राइबर की संख्या अप्रैल नवंबर 2021 के 8.8 लाख से बढ़कर अप्रैल नवंबर 2022 में 13.2 लाख हो गई है। सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में भी देखा जाए तो आपको उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, और सामाजिक क्षेत्र में 9.1% जहां 2016 में था 9.1 लाख करोड़ था, वहीं आप अगर देखें जो कंपैरिजन वाइज ये आपको 21.03 लाख करोड़ हो गया है 2023 में। इसी तरह 2005-6 से 2019-20 के बीच 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। औद्योगिक क्षेत्र के सकल मूल्य वृद्धि को अगर आप देखें तो यहाँ पर वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में इसके 3.7% रहने को यहाँ पर आंकड़े दर्ज किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में निजी अंतिम उपभोग व्यय वित्त वर्ष 2015 के सभी छमाहियों से सर्वाधिक रहेगा। इसके साथ साथ वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में अगर हम देखें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 76% की यहाँ पर वृद्धि हुई है, जो कि 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश के तौर पर आप देख सकते हैं। साथ ही भारतीय औषधि निर्यात में देखा जाए तो 24% की वृद्धि दर्ज की गई है, और कुल विदेशी निवेश देखा जाए तो औषधि क्षेत्र में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर रहा। भारत अब तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार भी यहाँ पर बन गया है, और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माणकर्ता भी बन गया है। इसके साथ साथ विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए उद्योग जगत की साख में वृद्धि हुई है, और अगले 5 वर्षों में देखा जाए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश की संभावना है।
इसके साथ साथ भारत के आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रमुख देश बनने की दिशा में 4.0 उद्योग 4.0 भविष्य के मार्ग यहाँ पे मार्ग प्रशस्त किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स के हिसाब से भारत में ग्रोथ रेट की स्थिति कंपैरिजन के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है, जो आपको 2022 और 2023 का एक डेटा यहाँ पर दिखाया गया है। ग्रीन जो है वो आपका 2022 का है, जबकि यहाँ पर जो 2023 के संदर्भ से है, जबकि येलो जो है वो आपका 2022 का डेटा है। और यहाँ पर देखिए आपको स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, आपको कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कैपिटल गुड्स, केमिकल, ऑटो, टेक्सटाइल, सीमेंट और फार्मा, हर एक सेक्टर में आपको देखा जाए 2023 में यहाँ पर आपको एक ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के घटकों में लगातार एक स्थिर वृद्धि आपको देखने को मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल में लगातार आपको 3 सालों में ये लगातार ग्रोथ करती हुई दिखाई दी है। क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। नेचुरल गैसेस में वृद्धि हुई है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में वृद्धि हुई है, फर्टिलाइजर्स में वृद्धि हुई है, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, लगभग आपको सिर्फ क्रूड ऑयल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सभी में वृद्धि देखने को मिली है अप्रैल से नवंबर के दौरान। इसी तरीके से 2022 के 23 के दौरान अप्रैल से सितंबर 2022 में क्षेत्रवार एफडीआई की इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा देखिए तो सर्विस सेक्टर में यहाँ पर एक निवेश आपको एक तो 22% यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और 34% यहाँ पर देखा जाए तो आपको टेली कम्युनिकेशन का सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर और हार्डवेयर के सेक्टर्स भी यहाँ पर आपको 4% इसमें शामिल हैं। कंप्यूटर के सेक्टर्स में यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में 34% है, 4% आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में शामिल है, 18% आपको ट्रेडिंग में शामिल है, 5% आपको ऑटोमोबाइल्स में है, 5% आपको देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा एक्टिविटीज में है, 7% आपको केमिकल्स के सेक्टर्स में आया है, 4% आपको ड्रग्स एंड फार्मा में और 1% यहाँ पर अलग इंडस्ट्री के सेक्टर में आपको निवेश की एक स्थिति देखने को मिलती है। तो 2000 अप्रैल से सितंबर के दौरान जो सबसे ज्यादा निवेश की स्थिति आपको देखने को मिलती है वो सर्विस और साथ साथ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में निवेश आया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं एमएसएमई के द्वारा जीएसटी भुगतान महामारी से पूर्व की स्थिति आपको दिखाई दे रही है और ईसीएलजीए सहायता प्राप्त एमएसएमई उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की स्थिति आपको दिखाई दी है, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के संदर्भ में आपको दिखाई गई है, जो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है। 6.6, 6 और 5.5 तीनों भी आपको यहाँ पर ग्रोथ है आपको दिखाई दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप एक डेटा और देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तेज वृद्धि आपको देखने को मिली है। कंपैरिजन वे में आप देख सकते हैं जहां पे ये 8.9% रहा है 2022 में, तो वहीं 2023 में 13.8% यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में आपको वृद्धि आपको देखने को मिली है। सॉरी, ये बिलियन डॉलर है, 13.8 बिलियन डॉलर के यहाँ पर US बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात यहाँ पर किया गया है, तो इसमें भी आपको एक वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टार्टअप के द्वारा जो सृजित नौकरियां रही हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2021 में 198,000 से यहाँ पर आपको नौकरियां सृजित की गई, जबकि 2069,000 यहाँ पर आपको 269,000 आपको जो स्टार्टअप के द्वारा नौकरियां सृजित की गई हैं वो 2022 में। तो यहाँ पर आपको जो नौकरियां सृजित की जा रही स्टार्टअप्स के द्वारा एक बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा उद्योग के रिकवरी को लेकर भी यहाँ पर डेटा आपको दिखाया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन करीब 307% यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात वित्त वर्ष में 2015 के बाद सबसे अधिक रहा है। पीएमआई विस्तार क्षेत्र में रहा है। स्वस्थ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हुई है। जनवरी 2022 से एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में 30% की प्राप्ति हुई है, जो वृद्धि के तौर पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 3 गुना वृद्धि हुई है और 2022 में फार्मा उद्योग में एफडीआई में प्रवाह में 4 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा 3 लाख रोजगार यहाँ पर सृजन किए गए हैं। 100 से अधिक एमएसएमई के लाभ यहाँ पे हैं। 2022 वित्त वर्ष 2022 में करीब 47,500 करोड़ रुपए के निवेश आए हैं और मेक इन इंडिया देखा जाए तो का यहाँ पे लगातार एक विकास देखने को मिला है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि हुई है। 4,796 सुधारों का कार्यान्वयन किया गया, 39,000 अनुपालन कम किए गए और 3500 से अधिक प्रावधानों वाले अपराधों को श्रेणी से बाहर किया गया है। इसके साथ साथ वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय में करीब 35.4% की बढ़ोतरी हुई है, जो अप्रैल दिसंबर की अवधि में लगभग 67% खर्च किया जा चुका है इसका। इसके अलावा व्यवहार्यता अंतराल निधियन, जो इसको कहते हैं हम वायबिलिटी गैप,
फंडिंग वीजीएफ योजना के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा 2,982.4 करोड़ रुपए की यहाँ पर आपको एक वितरित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के कार्यान्वयन की दृष्टि से देखें तो विभिन्न चरणों में 108 लाख करोड़ रुपए के अधिक के कुल निवेश के साथ 8,964 परियोजनाएं यहां पर चल रही हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत सड़कों, विद्युत क्षेत्र, कोयला खनन के लिए वित्त वर्ष 2022 में 0.9 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 10.97 लाख करोड़ रुपए का यहां पर मुद्रीकरण किया गया है। इसके साथ साथ वित्त वर्ष 22 में देखा जाए तो 10,457 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और वित्त वर्ष 2022 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही करीब 108.8 मिलियन टन का सर्वकालिक उच्च स्तर पर यहां पर प्राप्त कर चुकी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अगर हम देखें तो 30.1% की यहां पर वृद्धि को दर्ज करता है। इसके साथ साथ डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता और प्रसार में आर्थिक वृद्धि के तौर पर भी देखी गई है, जो 2015 से 21 के दौरान इंटरनेट ग्राहकों की संख्या शहरी क्षेत्रों में 158% और ग्रामीण क्षेत्रों की में देखा जाए 200% की वृद्धि दर्ज की गई। डिजिटल अवसंरचना से सूचना और आर्थिक मूल्यों का यहाँ पर सतत संचरण हुआ है। 5G सेवा के शुभारंभ से भारत दूरसंचार सेवा का यहाँ पर तेजी से महत्वपूर्ण एक उपलब्धि रही है और वैश्विक ध्यानाकर्षण भारत की अपनी डीपीआई रचनात्मक और उपयोगिता रही है। भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के विकास की क्षमता में एक वृद्धि देखने को मिली है, जो वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान यहां पर डेवलप किया गया। 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ राष्ट्रीय भौतिक मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की गई है। दिसंबर 2022 तक अगर हम देखें तो 782 करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन यहां पर उच्चतम स्तर पर देखने को मिला है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक निजी को यहां पर अप्लाई किया गया है। पिछले 8 वर्षों में अगर हम देखें तो प्रमुख पत्तनों की क्षमता को बढ़ाकर यहां पर 2 गुना किया गया है। इसके अलावा डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क स्थापित किया गया और डिजिटल वाणिज्य के लिए यहां पर आपकी तैयारी भी की जा रही है। इसमें देखा जाए तो सरकार 6.7% के राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बजट अनुमान को प्राप्त करने की राह पर है। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कल राजस्व में 15.5% की यहां पर वृद्धि दर्ज की गई। वहीं वित्त वर्ष 2023 की पहली 3 तिमाही में 13.40 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी का राजस्व संग्रह किया गया। जीएसटी करदाताओं की संख्या करीब 70 लाख से यहां पर दोगुना होकर 104 करोड़ हुई है और अप्रैल दिसंबर 2022 तक दर वर्ष आधार पर सकल जीएसटी संग्रह में 24.8% की यहां पर वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर में भी 26% की वृद्धि दर्ज की गई। जीडीपी में देखें तो 107% के दीर्घकालिक औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत व्यय 2.9% तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा सरकार का सकल घरेलू उत्पाद ऋण घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में 59.2% से वित्त वर्ष 2022 में भी यहां पर देखें तो 56.7% तक यहां पर हो गया है। इसके अलावा मौद्रिक विकास और राजस्व को लेकर देखें तो भारत सरकार का जो मौद्रिक घाटा है वित्त वर्ष में यहां पर उसके लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर है। 2 वर्षों में लगातार राजस्व में वृद्धि हुई है। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह बढ़ा है। जीडीपी के प्रतिशत की तुलना में सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले जीडीपी की तुलना में ऋण में मामूली वृद्धि देखने को मिली है और विकास ब्याज दर की बेहतर स्थिति में सरकार के ऋण को सराहनीय बनाए रखने का काम किया गया है। यहाँ पर आप लास्ट एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 का यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, जिसमें कई देशों ने वर्ष 2005 से वर्ष 2021 के जीडीपी अनुमान की सामान्य सरकारी ऋण के साथ एक तुलना दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आप जापान को देख सकते हैं, करीब 263% का यहाँ पे ऋण है। यूएस का आपको 128% है, यूके का 95 है, फ्रांस का 113 है, चाइना का 72 है, अफ्रीका का 69 है, ब्राजील का 93 है, इसके साथ साथ इंडिया का 84 है, जर्मनी का 70 और इंडोनेशिया का 42% है। तो यहाँ पर आप ऋण देख सकते हैं, हर एक देश का यहाँ पर ऋण परसेंटेज यहाँ पर कितना है। तो इंडिया का देखा जाए तो ऋण परसेंटेज आप देख सकते हैं जो कि 2005 से 2021 के दौरान 81 से ये 84% था, 3% की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये है आपका आर्थिक इकोनॉमिक सर्वेक्षण के संदर्भ से जो प्रमुख डेटा है विभिन्न सेक्टर्स को लेकर के वो हमने देख लिया है। काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है, मेंस और कॉन्सेप्ट भी इसमें आते हैं।
वो हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन प्री ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और जो भी यहाँ पे सकल आपका आर्थिक सर्वेक्षण है उस एक वीडियो में हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनको आपको देखना जरूर है, जो इंपॉर्टेंट डेटा आपको इसमें बताया गया है उनको देख लेना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।